हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है देश के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको नई आर्थिक नीति के तौर पर भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर नई आर्थिक नीति वाले चैप्टर में क्या क्या भारत के अंदर आर्थिक सुधार हुए थे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसको हम आर्थिक सुधारों को, यहां पर जब हम चैप्टर के नाम की बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहां पे एक वर्ड लिखा है क्या, आर्थिक सुधार। तो इस चैप्टर को याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति बोला जाता है, इसको एलपीजीबी बोला जाता है, एलपीजीबी बोला जाता है, और इसको देश की नई आर्थिक नीति भी 1991 भी बोला जाता है। तो इसको पढ़ाने से पूर्व मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम कहां पर हैं अभी। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर कब आए थे। इंडिया में ब्रिटिशर तो बहुत पहले आ गए थे, लगभग 1608 के टाइम पर। बट हम काउंट कब से करते हैं, हम बैटल ऑफ प्लासी से काउंट करते हैं। सो 1757 से हम मानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश का क्या चालू हुआ, रूल चालू हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश का रूल आया था, ब्रिटिश रूल आया था। डेट याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में जाए। फिर उसके बाद 1857 1857 आजादी की पहली क्रांति हुई थी। ध्यान रखना, पहली क्रांति हुई थी, ठीक है, जो सक्सेस नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऐसी टाइम चलता रहा। 1947 में देश क्या हुआ, आजाद हुआ। आजाद होने के बाद एक डेट आती है 1950। ध्यान रखना, 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन 1950 में हमने एक्चुअली हमारे देश के लिए प्लानिंग करना चालू किया था। हमारा संविधान बन के रेडी था, हमने योजना आयोग बनाया था 1950 में। हमने इसके अगले साल नई पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो लगभग लगभग अगर देश के ग्रोथ की बात करती है ना, तो वो 1950 से लेके हम डिस्कस करते हैं कब तक, 1991 तक डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना। तो इस पीरियड में मैंने पिछला वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था कि हमने क्या क्या प्लानिंग करी। आपने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था, आर्थिक नियोजन वाला या फिर भारतीय नियोजन वाला। तो उसमें आप गौर से जरा अपने डेट याद कर रखिए। तो क्या बोला था उसमें, डेट बोल रहा है कि 1950 से कब तक, 1990 तक। उसके बाद क्या भाई, 1990 नहीं, उसके बाद क्यों नहीं डेट डाली, क्योंकि अभी तो चलो 2000 भी चल रहा है, 2020, 23, 24, ये सब क्यों नहीं डाली, 1990 तक ही क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आके बहुत बड़ा क्या हुआ था, बदलाव हुआ था। और वो बदलाव आज तक चल रहे हैं। क्या कह रहा हूं, वो बदलाव आज तक चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में जब हम पढ़ने वाले हैं तो जरा उसी बदलाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। जरा देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है 1990 के अगले दिन ही वो बदलाव हुए और वो बदलाव अब तक चल रहे हैं। तो वो क्या बदलाव थे वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहली चीज आप समझिए जरा ध्यान से कि इस टाइम के बाद जब हमने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई, तो नई आर्थिक नीति को अपनाने का कारण क्या था, पहले यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एक हालात समझो। कौन से वाले हालात समझो, 1990 वाले। 1990 तक क्या था, देखो 1990 तक सीधा सीधा यह था कि जितना भी उत्पादन क्षेत्र था, जो भी उत्पादन करेगा वो केवल कौन करेगा, सरकारी क्षेत्र करेगा। तो एक ये था कि वहां तक सरकारी क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था बजाय किसके, प्राइवेट सेक्टर के। दूसरा, आप ये देखेंगे कि लाइसेंसिंग व्यवस्था चल रही थी, परमिट व्यवस्था चल रखी थी। अगर किसी को उद्योग खोलना है तो वो क्या करता था, लाइसेंस लेता था सरकार से। तो यहां पर लाइसेंस भी चल रहा था, एक इंपॉर्टेंट है लाइसेंस। इसकी वजह से भी हो सकता है देश आगे ना बढ़ रहा हो, आपको अगर उद्योग खोलना था। और एक और चीज थी 1990 तक चल रहा था, वो चल रहा था आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन ये क्या था, ये भी बता देता हूं मैं आपको। प्रतिस्थापन, स्थापन, इसका मतलब यह था कि जो चीजें आप विदेशों से मंगाते हैं उन्हें देश
में ही खरीदो। विच मीन्स अगर आपको मजबूरी में विदेश से कुछ मंगाना पड़ रहा है, तेल या क्रूड ऑयल या कुछ अदर चीजें, अनाज, समझ आता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा नेसेसरी चीज नहीं है तो उसे बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है, अपने देश में क्या करो, उन्हें यूज करो जो भी अवेलेबल है। तो इसको बोला गया आयात प्रतिस्थापन। लेकिन इस नीति से हुआ क्या, हम चाह तो रहे थे अपने डॉलर को सेव करना कि डॉलर कम से कम खर्च हो, लेकिन देखने में आ रहा था कि भारत के पास धीरे 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 डॉलर की क्या हो गई, कमी हो गई। स्थिति तो बेटा ऐसी आ गई कि एक दिन आया कि हमारे पास इतना डॉलर नहीं बचा कि हम 10 दिन का क्या कर लें, अपने देश के लिए आयात कर लें। क्या कर लें, 10 दिन के लिए बाहर से सामान चीजों को आयात कर ले। ऐसी भी स्थिति बेकार हो गई थी। तो जब ऐसी स्थिति आई तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने बातचीत करी किससे, आईएमएफ से, कि भाई हमें लोन चाहिए हमारे देश को चलाने के लिए। अब उस देश को जब लोन मांगा, मतलब भारत ने जब लोन मांगा किससे, आईएमएफ से, या फिर आप बोल सकते हो किससे, वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने रख दी शर्त, कह रहा देखो आपको लोन तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक कुछ चीजें बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपने सारा कंट्रोल कर रखा है सरकारी क्षेत्र पर, उसको बंद करो, और इसकी जगह पे आप क्या करो, उदारीकरण करो। उदारीकरण करो मींस आप अननेसेसरी टैक्सेस को, लाइसेंस को हटाएंगे। इन दोनों को मिला के बता रहा हूं। सेम उन्होंने बोला कि लाइसेंस और सरकारी के साथ साथ आप जो चीजें आपसे नहीं चल रही वो किसको दे दो, निजी क्षेत्र को दे दो। तो आप अपने देश में क्या करो, निजीकरण करो। दूसरा, ऐसा मत करो भाई कि आप कह रहे हो कि विदेशों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई तकनीक है, विदेशों के साथ साझा करो, दूसरों के पास अपने साथ साझा करो, एक दूसरे के साथ आयात निर्यात बढ़ाओ। तो क्या करो जी ग्लोबलाइजेशन करो, भूमंडलीकरण करो, या फिर इसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करने की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण करने की बात कर रही है, वैश्वीकरण। तो हमारे को ये 3 बातें करने को बोली किसने, आईएमएफ ने। तो ध्यान रखना, उदारीकरण को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन, इसलिए यहां से आया एल। उसके बाद आया पी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। उसके बाद आया जी, वैश्वीकरण। तो यहीं से निकल के आया एलपीजी। देश में हुआ, कब हुआ, 1991 में हुआ। ठीक है। तो अब इसी जब देश में इतने बड़े स्तर पे बदलाव हुए, हमें मजबूरी में करना पड़ा। उस टाइम पे आई थिंक $7 बिलियन का हमने लोन लेना था, तो हमने लोन लेने के चक्कर में हमने सारी शर्तें मानी भी, इसलिए इस बदलाव को बहुत बड़ा बदलाव बोला जाता है। और आज भी इसकी चीजें भारत पर, इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब समस्या यह है कि क्या नाम है इसका पूरा। देखो पहले बता दूं, 1991 में जो सुधार हुए थे इनको आर्थिक सुधार ही बोलते हैं। याद रखना क्या बोल रहा हूं, 1991 में जो सुधार हुए थे उनको एलपीजी भी बोलते हैं। ठीक है, इनको आर्थिक सुधार भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आर्थिक सुधार भी बोलते हैं। एक और इसको नई आर्थिक नीति भी बोलते हैं, नई आर्थिक नीति। तो कंफ्यूज मत जाना, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ ले तो। ठीक है, नीति भी बोलते हैं। अब हुई कब, 1991 में। हो गई क्या उसी दिन, नहीं, तब से अब तक चल रही है। आज तक उदारीकरण चल रहा है, आज तक प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, आज तक ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्या था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देखते हैं इसके बारे में। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहां पर बोल रहा है, भारत स्वतंत्र भारत में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण सम्मिलित है। हमने जब आजादी की थी तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिश्रित थी। ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था ढांचे को स्वीकार किया था। सही बात है, हमने कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को स्वीकार किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षम, सक्षम नहीं, अक्षम, हमारी स्थिति खराब थी। अक्षम प्रबंधन ने 1980 के दशक तक वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया। देखो यहां पर 90 की बात तो दूर, 1980 वाला जो दशक था, मतलब 90 से हम पहले की बात करें 10 साल, वहीं से संकट चालू हो गए थे। और धीरे धीरे हमारे पास विदेशी पूंजी खत्म होने लग गई, बहुत सारी समस्याएं लगी भारत के अंदर।
सरकारी नीतियों और प्रशासन के जो क्रिया चल रही थी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा टैक्स सरकार के आय के स्रोत हैं, ठीक है, वो सारी चीजों की कमी बता दी कि आपका सेक्टर इतना अच्छा नहीं चल रहा है जो सरकार ने नीतियां बनाई है। ठीक है, भारत सरकार ने 1991 में भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए। अब उन्हीं सुधार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, अगर तब भी आपसे पेपर में पूछ ले कि आर्थिक सुधार क्यों जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी, क्या हम अगर देश में आर्थिक सुधार ना करते तो क्या उसके बिना रहा जा सकता था, तो यहां पर वही आ रहा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पहला, हमारा विदेशी व्यापार घाटा उस टाइम पे बहुत तगड़ा क्या हो गया था, बढ़ गया था। जब घाटा बढ़ जाएगा इसका मतलब आप निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं। 1988 से 1991 तक इसके बढ़ने की दर इतनी अधिक थी कि 91 तक घाटा आते आते कितने करोड़ का हो गया था, लगभग 10,644 करोड़ का हो गया था ये आते आते। उसके बाद इसी समय पर भारत के अंदर जो मैंने बताया विदेशी मुद्रा भंडार थे वो बहुत तेजी से गिर गए थे। मैंने अभी 10 दिन वाला एग्जांपल लिया था, मात्र 2 हफ्ते के आपात नहीं आयात के लिए बाकी रह गए थे, ये भी एक समस्या थी। उसके बाद 1990 और 91 में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्या हेल्प मांगी, पैसे मांगे के रूप में एक बहुत बड़ी राशि क्या ली, उधार ली। और इसी उधार के चक्कर में क्या कह रहा हूं, इसी उधार के चक्कर में देश में एलपीजी को लाना पड़ा था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्त थी। अल्पकालीन विदेशी ऋणों को भुगतान के लिए लगभग हमने कितना सोना गिरवी रखा, 47 टन सोना। सॉरी, ये इसको मिटा के पहले इस लाइन को जरा ध्यान से, कितना, 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। ठीक है, भारत में कीमतें लगातार बढ़ रही थी तो किसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति का संकट हो गया था, जिसकी दर लगभग हर मतलब कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही थी, 12% की स्पीड से बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद लगातार मौद्रिक घाटे में वृद्धि होती जा रही थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप भारत का राजकोषीय तथा व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब इतनी हालत खराब हो गई ना 1990 आते आते कि अब तो ऐसा था कि अभी गला दबा, अभी गला दबा, हालत मजबूरी में क्या करना था, टन 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 हार मान ली। हम अपने देश में विदेशी कंपनियों को आने को अलाउ करते हैं, तो हमने विदेशी कंपनियों को जो बहुत सालों से 1950 से लेकर 1990 तक रोक रखा था, गेट बंद कर रखा था, नहीं आपको नहीं आने देंगे, आपको नहीं आने देंगे। फाइनली 1990 के अगले साल 1991 जुलाई में हमें वो गेट खोलने पड़े और कई सारी निजी कंपनियां जो बाहर की थी, कोई सारी हमारे देश के अंदर जो कंपनियां खुलना चाहती थी, सबको हमें अलाउ करना पड़ा। तो देखो यहां पर क्या था, इसको सुधार करने के 2 ही विकल्प बचे थे। पहला, निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि कर भारतीय आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। किस किस को करके, निर्यात में वृद्धि करके और उधार लेकर। दूसरा, राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करें, ठीक है, और ढंग से खर्चा करना चालू करें। हमने ये दोनों ही सुधार करे और उसके बाद 1991 में हमने क्या करे, आर्थिक सुधार करे। और आर्थिक सुधार ध्यान रखना कब हुए थे, ये जी हुए थे 1991 में हुए थे। ठीक है, इस वाले पार्ट में आर्थिक सुधार की कहानी मैंने समझाई आपको, क्यों करना पड़ा। ठीक है, लेकिन जब भारत ने आर्थिक सुधार कर लिए, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कर लिया, तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिली, उसकी क्या विशेषताएं थी, आज नहीं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। आज वाले पार्ट में इतना ही था जिसमें मैं इसका इंट्रो लेक्चर ले रहा था। नेक्स्ट पार्ट में इसके डिटेल में इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही बताऊंगा उदारीकरण क्या होता है। ठीक है, बाकी कोई चैप्टर रह रहा है कमेंट करके बताओ कि सर उसकी वीडियो बनानी है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।